जरा कल्पना कीजिए, रेगिस्तान के बीचों बीच बसे $1 ट्रिलियन के शहर, एकदम चकाचौंध वाले। बिल्कुल, दुनिया की सबसे आधुनिक इमारतें और बेहिसाब पैसा। हाँ, और सबसे बेहतरीन सैन्य उपकरण भी जो दौलत से खरीदे जा सकते हैं। लेकिन जब उन शहरों की सीमाओं पर मिसाइलें गिर रही होती हैं, आसमान में धुआं उठ रहा होता है, तो वहां एक अजीब सा सन्नाटा होता है। कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होती, मतलब एकदम शांति। वही तो, कोई पलटवार नहीं होता। और यही वो पहेली है जिसे आज हम इस गहन चर्चा में सुलझाने वाले हैं। सही कहा, क्योंकि जब किसी के पास इतनी ताकत और इतना पैसा हो तो पलटवार करना सबसे स्वाभाविक लगता है। हाँ, कोई भी आम देश तुरंत युद्ध की घोषणा कर देता। बिल्कुल, लेकिन भू राजनीति में, मतलब जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में चीजें इतनी सीधी नहीं होती। भावनाओं से ज्यादा यहाँ और भी कई चीजें काम करती हैं। और आज हम जिन ऑडियो विश्लेषण और जियोपॉलिटिकल नोट्स को खंगाल रहे हैं, वो मिडिल ईस्ट की एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, जो वहाँ इस वक्त चल रहा है वो काफी उलझा हुआ है। मुद्दा ये है कि ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है, उसके बीच ईरान ने गल्फ देशों, खासकर सऊदी अरब, कतर और दुबई के ठिकानों पर भारी बमबारी की है। पूरा इलाका एक तरह से धुएं में लिपटा हुआ है। बिल्कुल। तो हमारा आज का मिशन यही है कि हम इस उलझी हुई भू राजनीति को सुलझाएं। सवाल ये है कि दुनिया के सबसे अमीर देश मिसाइलें सहने के बाद भी चुपचाप क्यों बैठे हैं? इस सवाल का जवाब समझने के लिए देखिए, हमें उस सतही तस्वीर से बहुत नीचे जाना होगा जो हमें आमतौर पर न्यूज़ चैनल पर दिखाई देती है। मतलब ये आज की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी फैसला सिर्फ गुस्से में आकर नहीं लिया जाता। वहाँ अर्थशास्त्र और दशकों पुराने समझौते काम करते हैं। इन देशों की जो खामोशी है ना, उसकी जड़ें आज के इस संघर्ष में नहीं, बल्कि आधी सदी पुरानी एक घटना में छिपी हैं। ठीक है, तो चलिए इस पूरी कहानी के हर पहलू को समझते हैं। हमारे नोट्स में एक बहुत ही खास साल का जिक्र है, 1974। हाँ, 1974। तो ऐसा क्या हुआ था उस साल जिसने आज इतने सालों बाद इन देशों के हाथ बांध रखे हैं? 1974 वो साल था जब वैश्विक अर्थव्यवस्था का पूरा ढांचा हमेशा के लिए बदल गया। उस समय अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच एक बहुत ही ऐतिहासिक समझौता हुआ था। अच्छा। हाँ, जिसे पेट्रो डॉलर अग्रीमेंट कहा जाता है। 70 के दशक की शुरुआत में दुनिया एक बहुत बड़े तेल संकट से गुजर रही थी। तो अमेरिका को अपनी मुद्रा को मजबूत करना था। बिल्कुल, अमेरिका को डॉलर को मजबूत करने के लिए एक नए सहारे की जरूरत थी और सऊदी अरेबिया को चाहिए थी सुरक्षा। तो दोनों के बीच एक डील हो गई। और वो डील क्या थी? इस डील की सबसे बड़ी शर्त ये थी कि सऊदी अरब अपना तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेगा। एक सेकंड, मैं इसे थोड़ा और समझना चाहती हूँ। सिर्फ डॉलर में बेचने का असल मतलब क्या है? मान लीजिए भारत को सऊदी से तेल खरीदना है। हाँ, हमारे पास तो अपनी मुद्रा है, रुपया। तो क्या सऊदी अरब वो लेने से मना कर देगा? एकदम सही। इस समझौते के तहत सऊदी अरब भारतीय रुपए या किसी और देश की मुद्रा सीधे तौर पर स्वीकार नहीं करेगा। तो फिर भारत तेल कैसे लेगा? अगर भारत को तेल चाहिए तो उसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाना होगा, वहां अपने रुपए देकर अमेरिकी डॉलर खरीदने होंगे और फिर उन डॉलरों से सऊदी अरब से तेल मिलेगा। बाप रे, ये तो बहुत ही गहरी चाल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर देश को तेल चाहिए और तेल खरीदने के लिए हर देश को डॉलर चाहिए। बिल्कुल। इसी एक नियम ने अमेरिकी डॉलर को वो ताकत दी जो आज तक कायम है। रातों रात डॉलर दुनिया की सबसे ज्यादा मांग वाली मुद्रा बन गया। लेकिन मैं सोच रही थी, सऊदी अरब जैसा एक आजाद देश अपनी अर्थव्यवस्था की चाबी किसी दूसरे देश के हाथ में क्यों देगा? वही तो दिलचस्प बात है। कोई भी देश ऐसा फैसला मुफ्त में तो नहीं लेता। हाँ, इसके बदले में उन्हें क्या मिला? उन्हें मिली वो चीज जिसकी उन्हें उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी, सुरक्षा की पूरी गारंटी। अमेरिका ने खुद को दुनिया का थाना प्रभारी या कह लीजिए डॉन घोषित कर दिया। अच्छा, अमेरिका ने पूरी जिम्मेदारी ले ली। हाँ, अमेरिका ने सऊदी अरब और बाकी गल्फ देशों से कहा, आप बस डॉलर में तेल बेचिए, बदले में हम आपको बचाएंगे। हम आपके देश में अपने मिलिट्री बेस बनाएंगे, अपनी सेना और मिसाइलें तैनात करेंगे। मतलब अगर कोई भी आप पर आंख उठाता है तो उसे पहले अमेरिका से लड़ना होगा। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी इलाके के सबसे बड़े बाहुबली को अपनी पूरी तिजोरी की चाबी दे दें। हाँ, एकदम सही। और बदले में वो बाहुबली आपके घर के बाहर अपने बाउंसर खड़ा कर दे। अब आप आराम से सो रहे हैं कि बाहर तो बाउंसर खड़े हैं। ये बहुत ही सटीक तुलना है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि गल्फ देशों ने दशकों तक अपनी एक स्वतंत्र सेना विकसित करने पर जोर ही नहीं दिया। मतलब उन्होंने अपनी सुरक्षा पूरी तरह से आउटसोर्स कर दी। बिल्कुल।
हथियार जरूर खरीदें, लेकिन असल सुरक्षा के लिए उन्होंने उसी अमेरिकी थाना प्रभारी पर अंधा विश्वास कर लिया। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? मेरा मतलब है, अगर बाउंसर घर के बाहर खड़े हैं तो आज गल्फ देशों पर हमले क्यों हो रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, उन बाउंसरों को तो दुश्मनों को दूर रखना चाहिए था, पर यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि वो बाउंसर ही दुश्मनों को बुलावा दे रहे हैं। और यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है, जब आपका रक्षक ही आपके लिए निशाना बन जाए। ईरान लंबे समय से इस पूरी व्यवस्था को बहुत बारीकी से देख रहा था। तो ईरान को गल्फ देशों से चिढ़ थी। ईरान को ये बात हमेशा से खटकती रही है कि गल्फ देश डॉलर के बदले तेल बेचकर अमेरिका के इशारों पर नाच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अमेरिकी मिलिट्री बेस को अपने देशों में पनाह दे रखी है। तो जब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करते हैं तो ईरान पलटवार करते हुए सीधे अमेरिका तक नहीं जा सकता। वॉशिंगटन तो हजारों मील दूर है। सही बात है। इसलिए ईरान एक रणनीतिक चाल चलता है। वो कहता है, रुक बेटा, तू मेरे दुश्मन को अपने घर में लाके रखता है, और वो गल्फ देशों में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर हमला कर देता है। यहाँ ये बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब जिस छतरी को आपने बारिश से बचने के लिए खरीदा था, उसी छतरी के लोले पर अब बार बार बिजली गिर रही है। एकदम सही एनालॉजी है ये। और इस बिजली के गिरने पर गल्फ देश तुरंत अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं कि भाई, आपने तो बचाने का वादा किया था। हाँ, वो तो बोलेंगे ही। लेकिन वो नोटिस कर रहे हैं कि अमेरिका इस समय सिर्फ इजराइल को बचाने में लगा हुआ है। उनकी खुद की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है। पर एक सेकंड, मुझे एक बात समझ नहीं आती। अगर अमेरिका उन्हें नहीं बचा पा रहा है, तो ये गल्फ देश खुद अपनी रक्षा के लिए ईरान पर सीधा हमला क्यों नहीं कर देते? ये बहुत लोग सोचते हैं। मतलब उनके पास तो दुनिया के सबसे महंगे फाइटर जेट्स है ना। हाँ। असीमित पैसा है। हाँ। तो फिर दिक्कत क्या है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, रणनीतिक स्वायत्तता का, यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। सिर्फ महंगे हथियार खरीद लेने से कोई देश युद्ध लड़ने लायक नहीं बन जाता। तो और क्या चाहिए होता है? एक लंबा युद्ध लड़ने के लिए आपको एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए। लॉजिस्टिक्स, हथियारों की लगातार सप्लाई, इंटेलिजेंस और सबसे बढ़कर युद्ध लड़ने का अनुभव। अच्छा, ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी ने करोड़ों रुपए खर्च करके फॉर्मूला 1 रेसिंग कार तो खरीद ली। हाँ। लेकिन उसे ना तो वो कार चलानी आती है और ना ही उसके पास टायर बदलने वाला पिट क्रू है। बिल्कुल। गल्फ देश अब दोहरे संकट में फंस गए हैं। उनका रक्षक तो व्यस्त है, और वो खुद इतने दशकों से दूसरों पर निर्भर रहे हैं कि उनके पास खुद युद्ध लड़ने की क्षमता ही नहीं बची है। लेकिन क्या सिर्फ अनुभव की कमी ही उन्हें रोके हुए है? क्योंकि हमारे नोट्स में एक और बहुत ही दिलचस्प कारण दिया गया है। हाँ, और सच कहूं तो वो ज्यादा बड़ा कारण है। जब ये साफ हो गया कि अमेरिका पूरी तरह से नहीं बचा पा रहा है और गल्फ देश खुद हमला नहीं कर सकते, तो हमें उनके प्रैग्मेटिक कैलकुलेशंस की तरफ देखना पड़ता है। यानी उनकी व्यावहारिक मजबूरी जो उन्हें हाथ बांधे रखने पर मजबूर कर रही है। गल्फ देश कोई बेवकूफ नहीं है। बिल्कुल नहीं। लगातार मिसाइलें सहने के बाद भी वो इसलिए जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहे क्योंकि इस पूरे खेल के केंद्र में है एक भौगोलिक जगह, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अच्छा, हमारे स्रोत में इसे बहुत ही ठेठ भाषा में समझाया गया है। भोजपुरी में इसे नैरेटिव या गर्दन कहा गया है। हाँ, गर्दन। और ईरान ने गल्फ देशों की अर्थव्यवस्था की यही गर्दन पकड़ रखी है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज असल में है क्या? ये समंदर का एक बहुत ही संकरा रास्ता है, और दुनिया भर में जो तेल इस्तेमाल होता है उसका लगभग 20% हिस्सा इसी संकरे रास्ते से जहाजों में भरकर गुजरता है। बाप रे, 20%? हाँ, सऊदी अरब, कतर, इन सभी का ज्यादातर तेल इसी एक रास्ते से बाहर जाता है, और इस रास्ते के एक तरफ पूरा का पूरा ईरान बसा हुआ है। तो मतलब ईरान का इस पे पूरा कंट्रोल है? बिल्कुल। ईरान की सेना और मिसाइलें उसी किनारे पर तैनात हैं। मैं इसे ऐसे देख रही हूँ, ये तो ऐसा है जैसे कोई आपके लिविंग रूम में पत्थर फेंक रहा हो, आपके शीशे टूट रहे हो। हाँ। लेकिन आप इसलिए पुलिस नहीं बुला सकते क्योंकि उस आदमी का हाथ आपके ऑक्सीजन सिलेंडर के वाल्व पे रखा है। एकदम सही। अगर आप हिले या आपने पुलिस बुलाई तो वो ऑक्सीजन बंद कर देगा। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो अगर गल्फ देश सीधे युद्ध में उतरते हैं तो ईरान इस गर्दन को दबा देगा। मतलब तेल का रास्ता बंद, पूरी तरह से बंद। उनका तेल बिकना ठप हो जाएगा। सीधा युद्ध उनके बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देगा और भारी आर्थिक नुकसान होगा। तो नतीजा ये है कि गल्फ देश सीधे तौर पर शामिल नहीं हो रहे हैं। हाँ, वो पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर हैं, और बस जैसा नोट्स में लिखा है, राह ताकरा मुंह ताकरा की स्थिति में है। कि यूएस भैया बचा लीजिए हमको। बिल्कुल। गल्फ देशों का ये सन्नाटा कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक बेहद ठंडी और नपी तुली व्यावहारिक गणना है।
मतलब युद्ध में उतरने का सीधा सा अर्थ है अपनी ही आर्थिक आत्महत्या करना। सही कहा। वो बस इंतजार कर रहे हैं कि तूफान शांत हो जाए। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे 1974 का एक तेल और डॉलर का समझौता आज इन गल्फ देशों के गले की फांस बन गया है। हाँ, जिसने उन्हें दशकों तक दौलत दी वही आज मुसीबत बन गया है। और कैसे भौगोलिक मजबूरी यानी हॉर्मूज की वो गर्दन उसने दुनिया के सबसे अमीर देशों को मूक दर्शक बना दिया है। ये समझना हम सबके लिए इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि वैश्विक राजनीति में जो सतह पर दिखता है ना, मिसाइलें और धमाके, हाँ, असली खेल उसके बहुत नीचे डॉलर और व्यापारिक रास्तों के नियंत्रण का होता है और इसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा कीमतों पर पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन चर्चा खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। आज गल्फ देश सिर्फ इसलिए मुंह ताक रहे हैं क्योंकि अमेरिका उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है। लेकिन अगर ये विश्वास पूरी तरह से टूट गया तो क्या भविष्य में ये गल्फ देश अमेरिका को छोड़कर किसी नए थाना प्रभारी की ओर रुख करेंगे? ये बहुत मुमकिन है, शायद चीन या रूस की तरफ। हाँ, और अगर ऐसा हुआ तो क्या दशकों की ये जो पेट्रो डॉलर व्यवस्था है ये अचानक भरभराकर गिर जाएगी? अगर उन्होंने डॉलर छोड़ दिया तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव हिल जाएगी। ये वाकई सोचने वाली बात है। जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं वो खुद सोचें कि दुनिया के इस नए बदलते स्वरूप का अगला अध्याय क्या होगा। खैर, आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।